जिससे भी पूछो आशीष सेलार का हिसाब किताब क्या है, पहला सेंटेंस बोलते हैं अमित शाह के बड़े करीबी हैं। कहा जाता है कि पूनम महाजन की जगह पहले आप चुनाव लड़ना चाहते थे उस लोकसभा सीट से, लेकिन सर्वे में ठीक नहीं आया तो आपने खुद भी नहीं लड़ा, पूनम महाजन का भी टिकट कटवाया और वहां से उज्जवल निकम को लड़वा दिया जो खुद हार गए। पूनम जी को टिकट नहीं मिला, इसकी पीड़ा मुझे भी है। ये सबका ठीकरा आपके सर क्यों फोड़ा जा रहा है? अध्यक्ष हूँ और देवेंद्र फडणवीस के खास भी हैं। खास तो मैं हर निचले कार्यकर्ता का भी हूँ, और ये तो मैंने उनको कहा भी था कि आप दिल्ली में बात करिए। वो जरूर नड्डा जी को मिली भी थी। नड्डा जी से उनकी क्या बात हुई ये ना उन्होंने मुझे बताया ना मैंने नड्डा जी को पूछा। आपकी बातचीत नहीं होती अब पूनम महाजन से? वो अपने काम में व्यस्त है, मैं अपने काम में व्यस्त। आप मुंबई भाजपा के अध्यक्ष हैं। मुंबई भाजपा के एक और अध्यक्ष हुआ करते थे, नाम गोपाल शेट्टी। इस बार सांसदी का टिकट भी नहीं मिला और अब उन्होंने बोरीवली से निर्दलीय नामांकन भर दिया है। क्योंकि उनको और हमें कोई बैर नहीं है, लेकिन पार्टी निर्णय के साथ सभी ने चलना पड़ेगा, आशीष सेलार या गोपाल शेट्टी, ये बात भी बहुत स्पष्ट है। माहिल की सीट का क्या मसला है सर? जैसे ही हम लोग गूगल पे डालें आशीष सेलार, टॉप 20 न्यूज आती है जिसमें आप राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। सुलटा मामला माहिम का? नहीं, मामला तो नहीं सुलटा है। वर्षा पर एक बैठक हुई जिसमें सदा सरवनकर को बुलाया गया और उन्होंने दो टूक मना कर दिया और उन्होंने कहा कि बीजेपी को अगर इतनी ही चिंता है तो वो अपनी कोई सीट दे दे या एमएलसी लड़ा दे। नहीं, तो हमने इस बारे में चर्चा की है। उसी समय पर बीजेपी क्या कर सकती है वो देवेंद्र जी ने शिंदे साहब को बताया भी है। चाहिए तो ये भी करने के लिए तैयार है। क्या कर सकती है? एक आध सीट हम भी देने के लिए तैयार है। माहिम में पिछले 1-1.5 साल में आप भी बहुत एक्टिव रहे। चर्चा रही कि आशीष सेलार का ये प्लान भी है कि बांद्रा वेस्ट नहीं तो माहिम की सीट। प्लान बी मेरा पूरा मुंबई है। एक और कैंडिडेट हैं जो कंटेस्ट तो करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, फॉर्म भी मिल गया, लेकिन आप उनका बहुत विरोध कर रहे हैं, नवाब मलिक। भारतीय जनता पार्टी उनका काम नहीं करेगी। हमारे विश्वविख्यात प्रवक्ता पत्रकार पोपटलाल 9 बजे उठते हैं, उनके सामने चैनल लगते हैं। आप संजय राउत की बात कर रहे हैं? आपने पहचान लिया, मैंने तो नाम नहीं लिया। उद्धव जी एक बहुत अहंकारी व्यक्ति है और उन्होंने इस प्रकार की कटुता राजनीति की पैदा की, वो उद्धव जी ने की। चुनाव नहीं हो रहे हैं बीएमसी के, क्या वजह है? उद्धव ठाकरे। ये उद्धव ठाकरे के अहंकार के बारे में आप लोगों को 2019 के आखिरी में ही पता चला या पहले भी हिंट था? मैं तो उनके रवैये के बारे में 2002 से कह रहा हूँ। कभी आपको बोलते हुए ये लगता है कि ऐसा ना हो कल को उद्धव ठाकरे वापस से गठबंधन में आ जाएं और फिर ये मेरी क्लिपें दोबारा चलें कि मैंने ये बोल रखा है? क्योंकि अजित पवार के खिलाफ आप लोग बोलते थे, अब अजित पवार आपके बगल में बैठते हैं। महाराष्ट्र में तो हम लोगों को वाकई नहीं पता होता है कि अगली सुबह कौन किस दल में बैठा होगा। हो नहीं कह सकता, कांग्रेस और बीजेपी नहीं आ सकती, लेकिन बेटे को वजन नहीं देते आप लोग? हमने बच्चा समझ के तो उसको सपोर्ट किया था, तो हमारे कारण ही तो वर्ली में जीता। आज भी अकेले लड़ने की दम नहीं। वैसे आप और शरद पवार एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन जैसे ही क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन आता है आपकी और शरद पवार की दोस्ती का कोई ठिकाना नहीं दिखता। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में हमने विशेष रूप से पॉलिटिकल पार्टी कभी नहीं लाई और पवार साहब ने भी नहीं लाई। इतना कॉपरेशन की अपने कैंडिडेट संदीप पाटिल को हटाकर देवेंद्र फडणवीस के कैंडिडेट अमोल काले को सपोर्ट कर दिया। संदीप पाटिल का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। इस बार अगर सरकार में आते हैं तो मंत्रालय कोई ढंग का मिलेगा या फिर से शिक्षा जैसा ही कोई मंत्रालय दे दिया जाएगा? अपने लिए वो क्रीड़ांगन सही है, बैट और बॉल वाला। मंत्रालय में कुछ नहीं है। मराठा आरक्षण को लेकर अभी हम कहाँ खड़े हैं? अब मनोज जरांगे पाटिल को संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उनकी संतुष्टि का मापदंड क्या है वो तो कभी जनता को बताया है। जिसने मराठा आरक्षण दिया नहीं उस शरद पवार से वो संतुष्ट है। जो आशीष सेलार के हित की चिंता करते हैं वो ये कहते हैं कि ही इज अ पोटेंशियल चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। क्या आशीष सेलार मुख्यमंत्री पद की आकांक्षा रखते हैं? देवेंद्र फडणवीस को आपसे खतरा महसूस करना चाहिए? ये बोलने का और ना कहने का दोनों का हक मुझे नहीं। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप की पॉलिटिकल इंटरव्यू की सीरीज है। नाम है जमघट, जहां सत्ता के दावेदारों से और सत्ताधीशों से पूछे जाते हैं सवाल। जमघट के इस एपिसोड में हमारे मेहमान हैं मुंबई भाजपा के अध्यक्ष, बांद्रा पश्चिम से विधायक, बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष आशीष सेलार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिससे भी पूछो आशीष सेलार का हिसाब किताब क्या है, पहला सेंटेंस बोलते हैं अमित शाह के बड़े करीबी हैं। अमित शाह जी के सभी कार्यकर्ता करीबी हैं। अमित शाह जी सभी कार्यकर्ताओं पर समान तरीके से प्रेम करते हैं। अमित शाह जी इस देश के करीब करीब, मैं अगर गलत न हूं तो 50,000 से भी ज़्यादा कार्यकर्ताओं को नाम से जानते हैं, पहचानते हैं, उनकी जानकारी रखते हैं। तो अमित शाह जी ये ऐसा व्यक्तिमत्व है कि जो कार्यकर्ता प्रेमी है तो हर कार्यकर्ता को लगता है मेरे जैसे कि मैं भी जुड़ जाऊं।
सभी कार्यकर्ताओं को बीसीसीआई में जगह नहीं मिलती है उनके बेटे जय शाह के साथ। वो अलग विषय। मैं एमसीए में पहले से था, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का मैं उपाध्यक्ष रहा हूँ, तब मैं बीसीसीआई में नहीं था, अनुराग जी थे। मैं एमसीए का अध्यक्ष रहा हूँ, तब वहाँ पर कोर्ट के नियमों के आधार पर वहाँ प्रशासक था। उसके बाद अभी मैं बीसीसीआई में गया हूँ। तो बीसीसीआई की लेगेसी के लिए मेरा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की पूरी जानकारी साथ में रखना ज़रूरी होगा, वो पहले से है। ये आपने अध्यक्ष जी भले चलाई बीसीसीआई की, वैसे आप और शरद पवार एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन जैसे ही क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन आता है आपकी और शरद पवार की दोस्ती का कोई ठिकाना नहीं दिखता। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में हमने विशेष रूप से पॉलिटिकल पार्टी कभी नहीं लाई और पवार साहब ने भी नहीं लाई। मैं इस बात को बहुत खुले तौर पे कहूँगा कि पवार साहब जब तक मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे तब तक उन्होंने पॉलिटिकल एफिलिएशन या उनकी पार्टी को प्रमोट करना ऐसे एमसीए से कभी नहीं किया, और वो अच्छी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, हमारी सब्सिडीज को बढ़ाना, हमारे स्कॉलरशिप्स को बढ़ाना, पेंशन्स को बढ़ाना, ये सभी कामों में शरद पवार जी ने काम किया। और उस समय पर हम भी उपाध्यक्ष, इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी के मेंबर, वो सब में थे, तो साथ में काम करते रहे। इतना कॉपरेशन की अपने कैंडिडेट संदीप पाटिल को हटाकर देवेंद्र फडणवीस के कैंडिडेट अमोल काले को सपोर्ट कर दिया। इस संदीप पाटिल को उन्होंने हटाया नहीं। संदीप पाटिल का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, और वो संदीप पाटिल जी को उस समय पर मेरे जैसे काफ़ी दोस्तों ने उनको बताया भी था कि आपका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है, आप चुनाव न लड़े, या तो इस कॉन्फ्लिक्ट को क्लियर करें। दुर्भाग्य से दोनों चीज़ें नहीं हुई। उस समय पर तो मैं ही एमसीए का अध्यक्ष लड़ने वाला था, लेकिन मेरे को भेजा गया बीसीसीआई ट्रेजरर। तब यहाँ बचे हुए 2 अर्जी थे, वो 2 अर्जी में से अमोल काले एक थे। सर, आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, वो तो सौरव गांगुली के भी बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनने में था, जिसके बारे में श्रीनिवासन ने अगली मीटिंग में सवाल भी उठाए थे, तभी उनको दूसरा टर्म नहीं मिला था। बहरहाल, क्रिकेट पर बात फिर कभी, आज पॉलिटिक्स पर बात करते हैं। आप मुंबई भाजपा के अध्यक्ष हैं। मुंबई भाजपा के एक और अध्यक्ष हुआ करते थे, नाम गोपाल शेट्टी, 2 बार के विधायक, 3 बार के कॉरपोरेटर, 2 बार के सांसद। इस बार सांसदी का टिकट भी नहीं मिला और अब उन्होंने बोरीवली से निर्दलीय नामांकन भर दिया है। योर रिएक्शन सर? नहीं, मैं अपेक्षा करूंगा कि वो अर्जी पीछे ले सकते हैं, लेंगे, मेरा भरोसा है। मैं लेना होता तो आप बीती रात, आज हम इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप उनके घर गए मिलने? बिल्कुल गया। उन्होंने तो कोई सुनाई नहीं की आपकी? 2 बजे तक मैं था, सुनाई नहीं किया। क्या बोला उन्होंने आपसे? जो मुद्दे तो उन्होंने रखे, गोपाल जी ने अपने मुद्दे रखे, और संगठन में अगर मैं अध्यक्ष हूँ तो वो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, मेरे सीनियर है, तो वही कार्य पद्धति है कि वो अपने मुद्दों को रखेंगे। उन्होंने रखा, मैंने उसके जो बारे में जवाब देना था मैंने दिया। मुझे लगता है मैंने सेटिस्फाई उनको करने का प्रयास जो किया वो सफल हुआ, ऐसा मेरा तो पेपर भर दिया। कल हो सकता है चेंज करे माइंड। अच्छा, बात अभी भी चल रही है? परसों हो सकता है चेंज करे माइंड, क्योंकि उनको और हमें, उनसे और उनको पार्टी से कोई बैर नहीं है, लेकिन पार्टी निर्णय के साथ सभी ने चलना पड़ेगा, आशीष शेलार हो या गोपाल शेट्टी, ये बात भी बहुत स्पष्ट है। ये पार्टी का निर्णय था या मुंबई भाजपा की आपसी झगड़े थे जो उनका टिकट कटा मुंबई नॉर्थ से लोकसभा का, या उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी? कोई झगड़ा नहीं था, उन्होंने तो टिकट भी नहीं मांगा था। आपको मैं बता दूं, गोपाल शेट्टी जी ने कोई टिकट ही नहीं मांगा था, इसलिए टिकट काट दिया गया। उन्होंने तो मुझे स्वयं कहा कि मैंने जो हमारे प्रक्रिया में हमारे पर्यवेक्षक आते हैं उनको मैंने क्या 3 नाम दिए, वो तीनों कार्यकर्ता का नाम उन्होंने दिया, तो इनकी अच्छा ही है। पर उन तीनों कार्यकर्ताओं की जगह दिल्ली से पीयूष गोयल को लाके लड़वा दिया गया। नहीं, आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, विधानसभा? मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं। नहीं, तो लोकसभा की बात नहीं कर रहा। अच्छा, लोकसभा में क्या वजह रही? लोकसभा की बात जब हुई तो पीयूष जी को लड़ाना था और उन्होंने उसको मान्यता दी, बड़ा मन करके दी। कुछ तो आश्वासन दिया गया होगा ना गोपाल शेट्टी को कि विधानसभा चुनाव में आपको एडजस्ट किया जाएगा। गोपाल शेट्टी जी वैसा कार्यकर्ता नेता है ही नहीं। नहीं है तो निर्दलीय पर्चा क्यों भर दिया? गलत है, गलत है, मैं इस बात को गलत ही कहता हूँ, लेकिन मेरी होप्स है जी, मुझे भरोसा है कि वो अपने कार्यकर्तापन को जागरूक रखने वाला नेतृत्व है, तो कार्यकर्ता इस नाते वो इस पे विड्रॉ करेंगे। आपकी एक और कार्यकर्ता मित्र से आज मेरी बात हुई, वो भी पूर्व सांसद हो गई, अब नाम है पूनम महाजन। कहा जाता है कि पूनम महाजन की जगह पहले आप चुनाव लड़ना चाहते थे उस लोकसभा सीट से, लेकिन सर्वे में ठीक नहीं आया तो आपने खुद भी नहीं लड़ा
पूनम महाजन का भी टिकट कटवाया और वहां से उज्जवल निकम को लड़वा दिया, जो खुद हार गए वर्षा गायकवाड़ के मुकाबले। उन्होंने ये कहा कि गोपाल शेट्टी के जाने से मुझे बहुत पीड़ा है, एक, और खुद उनको पीड़ा है कि उनको बताया नहीं गया। नहीं तो ये आपने जो अभी प्रश्न पूछा जी, ये उन्होंने कहा क्या? नहीं उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन ये मैं आपसे पूछ रहा वो हूँ। ठीक है, उन्होंने पीड़ा की बात कही, गोपाल शेट्टी की भी स्वाभाविक पीड़ा है। की और अपनी पीड़ा की भी। मुझे भी दोनों के लिए पीड़ा है। पूनम जी को टिकट नहीं मिला, इसकी पीड़ा मुझे भी है। तो ये सबका ठीकरा आपके सर क्यों फोड़ा जा रहा है? अध्यक्ष हूँ और देवेंद्र फडणवीस के खास भी हैं। खास तो मैं हर निचले कार्यकर्ता का भी हूँ, नीचे से ऊपर तक अध्यक्ष के साथ ही सबको लेके चलना पड़ेगा। लेकिन मैं बता दूं कि पूनम जी को टिकट नहीं मिला, इसकी पीड़ा रखने वाले जो लोग थे उसमें मैं भी था, मैं भी हूँ। क्यों नहीं मिला? अब वो दिल्ली में पता करना पड़ेगा। और ये तो मैंने उनको कहा भी था कि आप दिल्ली में बात करिए, वो जरूर नड्डा जी को मिली भी थी। नड्डा जी से उनकी क्या बात हुई ये ना उन्होंने मुझे बताया, ना मैंने नड्डा जी को पूछा। आपकी बातचीत नहीं होती अब पूनम महाजन से? वो अपने काम में व्यस्त है, मैं अपने काम में व्यस्त हूँ। कौन से काम में? पूनम महाजन भाजपा की नेता है, कोई उनको जिम्मेदारी नहीं है? कौन सी पूनम महाजन के पास इस समय किसी को संगठन में जिम्मेदारी अलग से दी नहीं जाती, सब कार्यकर्ता है, सब कार्यकर्ता साथ में ही चलते हैं और वो भी हमारे साथी है, हम उनको अलग मानते भी नहीं। वो परिवार है हमारा पुराना, आज का थोड़ी है। जी, मैं मुंबई भाजपा के दफ्तर घुसा, दरवाजे पे ही प्रमोद महाजन की बड़ी तस्वीर कि पिताजी के समय से परिवार है और इसके लिए उस परिवार को हम हमारा परिवार नहीं है ऐसा मान ही नहीं सकते। गोपाल जी के समय पर आज जो उन्होंने मुद्दा उठाया है उस मुद्दे पर उन्होंने चुनावी फॉर्म भरना ये ठीक नहीं है। मैंने उनको दो टूक कहा है और मेरी अपेक्षा है कि वो इसके ऊपर सोचेंगे। पूनम महाजन के लिए विधानसभा में किसी टिकट की बात हुई थी क्या? नहीं, ना उन्होंने मांग की थी, ना कोई चर्चा में विषय था। कोई मांग नहीं थी। माहिम की सीट का क्या मसला है सर? जैसे ही हम लोग गूगल पे डालें आशीष सेलार, टॉप 20 न्यूज आती है जिसमें आप राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। सुलटा मामला माहिम का? नहीं, मामला तो नहीं सुलटा है जी मेरी अपेक्षा जो थी वो मैंने तीनों नेताओं से रखी, जी, जिसमें शिंदे साहब, फडणवीस साहब और अजीत दादा, तीनों से मैंने बात की। उनको मैंने बताया कि ये ठीक होगा, आपस में हमारा कोई टकराव नहीं तीनों दलों का। जो उम्मीदवार घोषित किया है सदा सरवनकर, उससे सिटिंग भी MLA, कोई हमारा विरोध नहीं है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है क्या महाराष्ट्र की एक उज्जवल परंपरा को देखकर और राज ठाकरे जी के सुपुत्र पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो भाई इस अपने घर का एक युवा लड़का लड़ रहा है तो क्या हम उसको मदद कर सकते हैं क्या? कदर करना चाहिए, ये बात मैंने रखी। अब अंतिम निर्णय तो तीनों दल के नेता लेंगे। वर्षा पर एक बैठक हुई जिसमें सदा सरवनकर को बुलाया गया और उन्होंने दो टूक मना कर दिया और उन्होंने कहा कि बीजेपी को अगर इतनी ही चिंता है तो वो अपनी कोई सीट दे दे या MLC लड़ा दे। नहीं तो हमने इस बारे में चर्चा की है। उसी समय पर बीजेपी क्या कर सकती है वो देवेंद्र जी ने शिंदे साहब को बताया भी है। चाहिए तो ये भी करने के लिए तैयार है। क्या कर सकते हैं? एक आध सीट हम भी देने के लिए तैयार है। देखिए इसमें कोई तू मेमे वाली बात नहीं है। सदा सरवणकर जी जो कह रहे हैं वो गलत भी नहीं है कि मैं परंपरागत वहां से लड़ता हूं, मुझे लड़ना है जी, उस बात में कोई गलती नहीं है। मैं उनको गलत ठहराता भी नहीं हूं, ना शिवसेना का रुख गलत है जी। हम तीनों मिलकर ऐसा कर सकते हैं क्या? उसमें वो भी है। अगर वो आना नहीं चाह रहे तो तीनों नेता मिलकर निर्णय जो करेंगे वो मान्य है। माहिम में पिछले 1-1.5 साल में आप भी बहुत एक्टिव रहे। चर्चा रही कि आशीष सेलार का ये प्लान भी है कि बांद्रा वेस्ट नहीं तो माहिम की सीट। प्लान बी मेरा पूरा मुंबई है। कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर देखा जाए जी, तो प्लान ये अगर कॉन्स्टिट्यूंसी बांद्रा है तो प्लान भी पूरी मुंबई है। मेरा उतना ही ध्यान वर्ली पर है और वर्ली पर भी मैं चाहूंगा कि महायुति की जीत हो जाए। फिर भले ही उसके लिए मनसे के कैंडिडेट का सपोर्ट करना पड़े। मनसे को क्यों सपोर्ट करना? वहां तो हमारा कैंडिडेट मिलिंद देवरा है और मिलिंद देवरा को लेकर हम लड़ेंगे, जीतेंगे भी पूरी जोरदारी से। हाँ, पूरी जोरदार। मिलिंद देवरा इज अ कैंडिडेट हु इज एक्सेप्टेड एंड एक्सेप्टेबल एट द क्रॉस लाइन सेक्टर्स। Was he willing to contest these assembly elections? I am not aware about that, but the fact is that he is contesting. And when he is contesting, we want to win. एक और कैंडिडेट हैं जो कंटेस्ट तो करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, फॉर्म भी मिल गया, लेकिन आप उनका बहुत विरोध कर रहे हैं, नवाब मलिक। वो तो खुली बात है। देवेंद्र जी ने तब भी भूमिका रखी थी, आज भी वही भूमिका हमारी है। तो आपके सहयोगी ने फिर माना क्यों भारतीय नहीं? जनता पार्टी उनका काम नहीं करेगी, बहुत स्पष्ट रूप से।
उनके दल का निर्णय, उन्होंने क्या करना उनका रवैया होगा। आपने वीटो नहीं हमारा किया? रवैया वही है। आपने वीटो नहीं किया? वीटो ही किया है। फिर मैं तो कह नहीं रहा हूं माने आपके माध्यम से मुंबई बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कह रहा हूं कि नवाब मलिक बिल्कुल का नवाब सपोर्ट नहीं मलिक करना है। के चुनाव का काम नहीं करना है। वजह बहुत स्पष्ट है। और उनकी बेटी के चुनाव में वो महायुति की उम्मीदवार है और उनके ऊपर अभी तक तो कोई ऐसे चार्जेस उनके ऊपर नहीं है। तो कार्यकर्ता कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि पापा का समर्थन नहीं करना है मानकोट से स्पष्टता है, और आप बेटी का confuse मत करना हो है? जाइए। जी। स्पष्टता है। नवाब मलिक का भाजपा काम नहीं करेगा। महायुति में अगर उम्मीदवार सना मलिक है और उस पर चार्जेस नहीं है तो उसका काम करेगा। बहुत स्पष्ट। ऐसा तो नहीं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का या इंटरव्यू का जवाब है पर अंदर खाने वहां भी कार्यकर्ता विरोध करेंगे? देखिए ऐसा हमारा रवैया अनुशक्ति नहीं है। नगर से हमारा ऐसा रवैया नहीं है। हम जो बात है खुली कहते हैं और खुली बात स्पष्टता से कहना ये राजनीतिक कार्य पद्धति का अविभाज्य भाग होना चाहिए। दुर्भाग्य से यहाँ महाराष्ट्र में रोज सुबह 9 बजे उठकर झूठ बोलने की परंपरा लगी है। और ये परंपरा किसने शुरू की है? हमारे विश्वविख्यात प्रवक्ता पत्रकार पोपटलाल, वो 9 बजे उठते हैं, उनके सामने चैनल लगते हैं। आप और संजय सुबह राउत की झूठ बात बोलते कर रहे हैं। हैं? आपने पहचान लिया, मैंने तो नाम नहीं लिया। आप संजय राउत की बात कर रहे हैं? आपने पहचान लिया, मैंने नाम तो नहीं लिया। आप ही तो कह रहे हैं खुल के बात करनी चाहिए। अभी आपने अपनी खूबी मैंने बोला, बताई। आपने पहचान लिया तो इसमें उत्तर आ गया ना। आपने विरोधी कहा और पत्रकार कहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस रेगुलरली कहा। इन 3 खांचों में संजय राउत फिट बैठते हैं तो जो आपने सही पहचाना, वही तो उद्धव कहा मैंने। शिवसेना के राज्यसभा सांसद हैं आपने और आपके सही पुराने पहचाना। मित्र भी हैं। अरे मेरे आज भी मित्र है, उसमें क्या है? मित्रता का विषय कहाँ आता है? मित्रता तो अपनी जगह पर है। देखिए महाराष्ट्र ये कोई साउथ पॉलिटिक्स जैसा नहीं है कि यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के विरोधी दिन रात सुबह शाम, दुर्भाग्य है कि अब ये शुरू हो रहा है, जी। पहले नहीं था। बाला साहब के जमाने में नहीं था, प्रमोद जी के जमाने में नहीं था, गोपीनाथ जी के जमाने में नहीं था। जी। अब उद्धव जी जब से फोरफ्रंट पे राजनीति में आए हैं तो उद्धव जी एक बहुत अहंकारी व्यक्ति है और उन्होंने इस प्रकार की कटुता राजनीति की पैदा की, वो उद्धव जी ने की है। ये उद्धव ठाकरे के अहंकार के बारे में आप लोगों को 2019 के आखिरी में ही पता चला या पहले भी हिंट था? मैं तो उनसे इस बारे में, उनसे यानी पत्रकारों से उनके रवैये के बारे में 2002 से कह रहा हूँ, जब कॉरपोरेशन में हम साथ में थे 2002 से, क्या कह रहे हैं? कि भाई अहंकारी नेता है, ये दूसरे की सुनना ही नहीं चाहते। सुनना छोड़िए, दूसरा कोई है, जी। there is no existence of anybody else than himself। ये उनका रवैया है और आज कांग्रेस के साथ भी वही है और कुछ महीने पहले पवार साहब के साथ भी यही था। तो ये खुद का सोचकर किसी का देख ही नहीं सकते, ये सच भी नहीं देख सकते। उस अहंकार में इतने चूर है कि जिसमें आत्मचिंतन करना चाहिए, उस मुद्दे पर ये आत्म प्रौढ़ी कर रहे हैं। भाई हम 18 एमपी थे बीजेपी के साथ, अब हम 9 पे आ गए। ये आत्मचिंतन का विषय होना चाहिए। उसमें भी उनको अहंकार और आत्म प्रौढ़ी है। उनको ये आत्मचिंतन का विषय होना चाहिए कि मेरे 50 एमएलए, मैं पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री होते हुए मुझे मंत्री तक छोड़ के गए। उसमें भी अहंकार का विषय, उनका आत्म प्रौढ़ी का विषय है। ये आत्मचिंतन का विषय होना चाहिए उनको कि भाई मेरे परिवार में मेरे सगी भाई की बीवी हो या मेरा चचेरा भाई हो, ये कोई मेरे साथ नहीं है। उसको भी आत्मचिंतन नहीं हुआ, अहंकार में मैं ही मैं हूं, उस आत्म प्रौढ़ी में है। तो मुझे लगता है ये एक स्वभाव है और उसी के कारण उनके भाषणों से, बोलने से महाराष्ट्र के राजनीति में ये कटुता का विष फैल गया है। आत्मचिंतन की बात की तो लोगों ने कहा आशीष सेलार से पूछ लीजिएगा, मुंबई में बीजेपी की बुरी तरह हार हुई, सिर्फ एक मुंबई नॉर्थ की सीट जीते, दूसरी उद्धव वाली माफ़ करिएगा एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना एक सीट जीती, वो भी 48 से, बाकी 4 की 4 हारे आउट ऑफ 6। आशीष सेलार ने क्या आत्ममंथन किया, क्यों इतनी बुरी तरह बीजेपी हारी मुंबई में? हारे इसके लिए तो आत्मचिंतन किया। क्या नतीजा क्या और निकला? उस मुद्दे को लेकर ही अगले विधानसभा चुनाव के लिए हम तैयार हो गए। वजह आज क्या आप थी? देखिए कि पेंडुलम शिफ्ट हो गया। जी। अगर हम आत्मचिंतन नहीं करते, मेरे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा कि हमें अपेक्षित यश नहीं मिला। वजह क्या रही? बहुत सारी वजह है। जैसे आज पुराने उस मुद्दे को खींच के निकालना
ये आवश्यकता की बात नहीं, लेकिन उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूँ कि जहां तक 400 पार के मूड में हम ही रहे। 400 पार एक कैंपेन था, है, अच्छा भी था, बट वो हमें उस मूड में रहने के लिए नहीं था। हम फेक नैरेटिव को काउंटर नहीं कर पाए। क्या था फेक नैरेटिव? संविधान बदल जाएगा, अलग अलग झुग्गी झोपड़ी में गए इकोसिस्टम या अर्बन नक्सल, ये सब लोग मिलकर कि आपकी झोपड़ियाँ टूटेगी, झूठ। आपके घरों को टैक्स लगेगा, झूठ। जो जो वोटर को जहां पर असुरक्षित बनाना, इस बात को हमने लाइट ले लिया या हमने अनदेखा किया, या जितना जरूरतमंद से देखना चाहिए था नहीं देखा। और झूठ की दुकान एक ही बार चल सकती है, अब विधानसभा में नहीं चल रही। हमारे गलतियों को सुधार कर हम आगे निकल आए। और अब जबकि 4 महीने पहले हम सवाल वो खड़े करते थे और हम डिफेंस में थे, आज हमारे योजनाओं पर वो डिफेंस पे है। वो कोर्ट में जा रहे हैं लाडली बहना को बंद करने के लिए, वो गलतफहमी फैलाना चाह रहे हैं और हमारी योजना का आंसर दे रहे हैं। लाडली बहना पे कब से विचार चल रहा था? आप तो सरकार का हिस्सा रहे हैं। नहीं, मैं वैसे सरकार का प्रवक्ता भी नहीं हूँ और सरकार का हिस्सा पहले रहे हैं, आप मंत्री रहे हैं। लेकिन लाडली योजना के समय मैं सरकार में नहीं रहा हूँ। क्योंकि सब लोगों ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हार के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इस मॉडल को अपनाया गया देखो टू रिकवर। गलत क्या है अगर सोचा होगा तो? नहीं, गलत तो किसी ने कहा ही नहीं। तो सही बात है। सो इट्स आफ्टर थॉट आफ्टर लोकसभा इलेक्शन। आई डोंट नो, बट अगर सोचा होगा तो गलत नहीं है। बीएमसी पर बात कर लेते हैं। बिल्कुल। चुनाव नहीं हो रहे हैं बीएमसी के, क्या वजह है? उद्धव ठाकरे। अच्छा, बताइए जरा कैसे? देखिए, जब हमारी सरकार थी 2014 से 19, जब उद्धव जी हमारी सरकार का पार्ट थे, उस समय पर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वार्ड्स, 227 वार्ड, इसका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, जिसके ऊपर उद्धव जी का भी कंसेंट था। सेंसस हुआ नहीं है देश में, तो उस आधार पर नए नंबर ऑफ वार्ड्स बढ़ नहीं सकते, बिकॉज देयर इज नो सेंसस। आंकड़े तो वही है लोक संख्या के, रीऑर्गेनाइज हो सकते हैं। वो हुए, नगर विकास विभाग ने किए, तब नगर विकास विभाग भी उद्धव जी के दल के पास था, नंबर 1। नंबर 2, 14 से 19 वाली सरकार के समय हमारे ओबीसी समाज का पॉलिटिकल आरक्षण जो है, कितने सीटें वो लड़ेंगे, वो तय हो गई थी। उसको किसी ने चैलेंज किया कोर्ट में, हमने उसको डिफेंड किया था सक्सेसफुली। उद्धव जी की जैसे सरकार आई जी, महाविकास आघाड़ी की जी, उन्होंने इन दोनों बातें पर फेल्यूर कर दिया। जी, ये रीऑर्गेनाइज की वार्ड जहां उनका कंसेंट था, जी, उसको बदल दिया और ओबीसी समाज के हमारे पॉलिटिकल आरक्षण को कोर्ट में वो टिका नहीं पाए। मामला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गया कि भाई कौन से 227 करने या रीऑर्गेनाइज में एडिशनल जो उद्धव जी ने वार्ड किए वो 237 या जो भी है जी, वो वार्ड को देखना है। ये बहस कोर्ट तक गई और पिटिशनर स्वयं उद्धव जी के पिटिशनर है। और ओबीसी के मामले में तो वो समाज का आरक्षण है, वो कोर्ट में चल रहा है। वहाँ पर भी उद्धव जी अगर वो प्रोटेक्ट कर पाते उनके अध्यक्ष मुख्यमंत्री के पद के समय, तो ये स्थिति नहीं आती। तो एक में कोर्ट में स्वयं जाना और दूसरे ओबीसी के मामले कोर्ट में रिप्रेजेंट सही नहीं करना, ये दोनों के कारण उद्धव जी जिम्मेदार है। अभी क्या स्टेटस है? कोर्ट। तो अभी हमें नहीं पता कि बीएमसी में चुनाव कब होंगे, कोर्ट ही बता पाएगा। कई लोग कहते हैं कि बीजेपी, देवेंद्र फडणवीस और आशीष शेलार की टीम इसलिए भी बीएमसी के इलेक्शन पुश कर रही क्योंकि वो बहुत श्योर नहीं है कि इस बार भी वो शिवसेना को पछाड़ पाएंगे। पिछली बार आपके तमाम जोर लगाने के बावजूद आप 2 सीट कम रह गए थे, शिवसेना की 84, आपकी 82। यही अहंकार है उनका। वापस अज्ञानी आदमी ने ज्ञान लेना, ये सत्य है। अज्ञान में जो समझ में आया उसी पर मैं सच्चा हूं, ये बोलना मूर्खता है। तो अज्ञान की ये मूर्खता यह उद्धव ठाकरे जी के दल की विशेषता है। तो चुनाव नहीं हो रहे क्योंकि मामला कोर्ट में, तो विड्रॉ करें। आज भी उद्धव जी विड्रॉ करें ना उनकी पिटीशन। दूसरे को झूठ फैलाना, बताना और अपने अज्ञान के ऊपर अहंकार करना, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। कभी आपको बोलते हुए ये लगता है कि ऐसा ना हो कल को उद्धव ठाकरे वापस से गठबंधन में आ जाएं और फिर ये मेरी क्लिपें दोबारा चलें कि मैंने ये बोल रखा है?
क्योंकि अजित पवार के खिलाफ आप लोग बोलते थे, अब अजित पवार आपके बगल में बैठते हैं। महाराष्ट्र में तो हम लोगों को वाकई नहीं पता होता है कि अगली सुबह कौन किस दल में बैठा होगा। बराबर। पिछले 5 साल से तो यही दिख रहा है। जो उद्धव ठाकरे, मतलब हम लोगों ने तस्वीरें देखी अटल बिहारी वाजपेयी और बाला साहेब ठाकरे जी की, दोनों हमेशा साथ थे। भाजपा शिवसेना एक साथ थे, आप लोग अलग हो गए। वो कहते हैं कि 50-50% का फॉर्मूला दिया गया था, अमित शाह कहते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो इसमें पार्टी और अलायंस छोड़ा किसने? वही अहंकारी नेता ने। तो कल को वापस आ गए, फिर हाँ, वापस आ जाएंगे उद्धव ठाकरे एनडीए में। पार्टी का निर्णय क्या होगा उसके ऊपर मैं भाष्य नहीं कर सकता हूँ। संभावना है मैं इस बात पार्टी का की? सिपाही हूँ। वो आएंगे नहीं आएंगे वो आपका निर्णय क्या उनका विचार है? वापस आना चाहिए, नहीं, लेना ये चाहिए? राजनीति, वापस मैं कहता हूँ, ये कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध नहीं है। हम्म, मैं ओवरऑल सवाल का जवाब दे रहा हूँ, इस जी। उद्धव जी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा हूँ। हो नहीं क्या सकता, कांग्रेस और बीजेपी नहीं आ सकती, लेकिन अगर डेमोक्रेसी डिमांड्स आज 240 है तो हमारे पास चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जी हमारे दोस्त है। जो कभी दोस्त नहीं भी थे। जब 260 के ऊपर थे तभी भी जो पुराने दोस्त थे उनको लेकर हम चले थे। अभी हम 280 हो गए, 300 हो गए, आप जाइए, हमने नहीं किया। हमने अकाली दल को नहीं निकाला। तो मेरा कहना है डेमोक्रेसी टीचेस यू एवरी डे टू बिकम ए मैच्योर्ड, और उस दिशा में चलना यही देश के हित में, संविधान के हित में, ऐसा मैं मानता हूं। जो आशीष सिलार के हित की चिंता करते हैं वो ये कहते हैं कि ही इज अ पोटेंशियल चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। क्या आशीष सिलार मुख्यमंत्री पद की आकांक्षा रखते हैं? मैं तो अभी मेयर पद की भी नहीं रखता हूं, आप मुख्यमंत्री पद की कर रहे हैं। मैं तो मुंबई के मेयर की भी नहीं रखता। देवेंद्र फडणवीस को आपसे खतरा महसूस करना चाहिए? कोई देवेंद्र जी को, देवेंद्र जी का खतरा अपोजिशन के है, वो चिंता में है। हम तो भाई है। वहां पर शरद पवार टेंशन में होते हैं देवेंद्र जी से, वहां पर उद्धव जी टेंशन में होते हैं, नाना पाटोले और संजय राउत गाली गलौज करते हैं। तो देवेंद्र जी वो तोहफ है कि जो खतरा हमारे अपोजिशन के लिए है, और उनके तोहफ में डालने वाले बारूद में हमें है क्या? वो है मुख्यमंत्री पद के दावेदार? देखिए, उन्होंने तो नहीं कहा है। मुख्यमंत्री पद का निर्णय जो है ये आज हम एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। कल एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जीतेंगे, उसके बाद तीनों दल बैठेंगे और निर्णय करेंगे। मतलब ये फॉरगॉन कंक्लूजन नहीं है अभी कि अगर आपके गठबंधन के हक में महाराष्ट्र की जनता का फैसला आता है तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही होंगे? ये बोलने का और ना कहने का दोनों का हक मुझे नहीं है। हाँ या ना दोनों कहने का हक मुझे नहीं है। जो तय हुआ है वो मैंने आपको बताया। थोड़ी देर पहले आप शरद पवार का जिक्र कर रहे थे, क्या ये सत्य है कि बीजेपी और एनसीपी का गठबंधन लगभग तय था? शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप बात 2016-17 की कहते तो ये सही है, क्योंकि इसका मैं एक तरीके से विटनेस हूँ। बताइए क्या हुआ था 17 में? और इस देखिए, लगातार 2014 में सरकार बनने के बाद सब दल अलग लड़े थे जी। कोई दल अलायंस में नहीं था। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, भाजपा सब अलग और अलग 125 सीटें हमें आई। पवार साहब ने बाहर से समर्थन जारी किया, जी हमने सरकार बनाई थी। जी। शिवसेना अपोजिशन में थी, एकनाथ शिंदे जी अपोजिशन लीडर थे। जी। अब उस स्थिति में जब हम थे तो उस समय पर नई सरकार के लिए हमें कोई पार्टनर की आवश्यकता थी नहीं। तब फिर एक बार सत्ता लोलुप उद्धव जी ने हिंदुत्व के नारे को मजबूत करते दिखाकर हमको साथ में क्यों नहीं ले रहे हैं, ये गुहार लगाई। हमने हिंदुत्व के लिए उनको साथ में लिया। जैसे ही साथ में लिया, ये आंकड़ों को नहीं पचा पाते हैं। आज भी कांग्रेस के आंकड़ों को ये पचा नहीं पाते हैं। उसी तरह से भाजपा के आंकड़ों को पचा नहीं पाए, और पहले दिन से उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। कभी मैं मीटिंग में रिजिग्नेशन करूंगा, पहले तो राम मंदिर का भूखा बताइए, कभी तो 370 का होगा बताइए, देव देश और धर्म कब होगा बताइए। यहाँ विकास के महाराष्ट्र की बात चल रही है, और उस समय पर इन बातों को लाकर भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से जनता के बीच में कटघरे में खड़ा करने का काम मित्र होके उद्धव जी कर रहे थे। और उस समय पर पवार साहब का प्रस्ताव था कि हम यानी वो और बीजेपी साथ में सरकार बनाए। उस प्रस्ताव पे चर्चा हुई,
सुप्रिया उस सुले प्रस्ताव केंद्र में पर- मंत्री बने, शरद पवार एक हाई पावर्ड एग्रीकल्चर कमेटी के मुखिया बने और राज्य में भी समन्वय अभी तो मैं हो। उसके ऊपर भाषण नहीं करूंगा, लेकिन कौन कौन मंत्री होगा, कौन पालक मंत्री होगा, कौन ये लोकसभा 2017 की बात कर रहे हैं आप, 2019 की बात कर मैं रहे 17 की बात करूं, हैं? जी। यहां तक चर्चा हुई है। और उसके बाद जब हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से उनको कहा गया, पवार साहब को, कि चलो अब ये मन बन गया आपका, तो अब तीनों की सरकार बनाते हैं। तीनों की, यानी बीजेपी, शिवसेना, तभी यूनाइटेड शिवसेना और पवार साहब। तो पवार साहब ने कहा अरे नहीं, हम तो शिवसेना के साथ चल ही नहीं सकते, हमारे लोग मानेंगे ही नहीं। जो 2019 में वो मान गए, शिवसेना के साथ चलने में मान गए, और जो हम हमारे दोस्त के साथ वफादार रहे जी 2017 में कि हम शिवसेना को छोड़ेंगे नहीं, जी। उस शिवसेना ने 2019 में खुद के स्वार्थ के लिए हमको छोड़ दिया और पवार साहब कांग्रेस के साथ चली गई। और इसके लिए मैंने कहा कि उद्धव ठाकरे इस नए महाराष्ट्र के राजनीति के एक कटुता के धनी है, एक विश्वासघात के राजनीति के चयन करता है, और उस कारण महाराष्ट्र के राजनीति में बेअदबी जो फैली है वो संजय राउत जी आगे बढ़ाते हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी की सारी नाराजगी उद्धव ठाकरे के प्रति है, शरद पवार के प्रति नहीं है। सच बात बोला मैंने। अब सच कटु होता है, इस बात का काउंटर करें उद्धव जी, आप पूछिए, बेटे को ना पूछिए क्योंकि उसको पता नहीं है। बेटे को वजन नहीं देते हैं आप लोग? हमने बच्चा समझ के तो उसको सपोर्ट किया था, वो हमारे कारण ही तो वर्ली में जीता। अकेले कहाँ लड़े, आज भी अकेले लड़ने की दम नहीं है। ये नारे तो बड़े देते हैं, मुंबई कोणाची, और लड़ने के लिए घर छोड़ के वर्ली जाते हैं। भाई मुंबई हमारी है तो घर के एरिया में लड़, बिना किसी के सहायता के लड़। दम नहीं है भाई, यूबीटी शिवसेना में कोई दम बचा नहीं। लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने दम दिखाया अपना। क्या दिखाया, 18 से 9 आए, 18 से 9 आए। कोई पलट के पूछेगा भाजपा कितने से कितने पे आ गई? हाँ, तो हमने बोला हमको नहीं यश मिला, हम अहंकार तो नहीं कर रहे, हमें अपेक्षित यश नहीं मिला, हमने आत्मचिंतन किया, हमारी परंपरा है। हमने ऐसा तो नहीं करने कम आए तो क्या हुआ। और जबकि आंकड़े में बता दूं आपको, जी। मुंबई में भी उनसे ज्यादा 2 लाख वोट हमें है लोकसभा में, बट फिर भी मैं कहता हूं हमें अपेक्षित यश नहीं मिला। और वोट जिहाद की बात यहीं पर आती है। बताइए, वोट जिहाद। और वोट जिहाद की वर्षा बात नहीं गायकवाड़ ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत की है आपकी। करने दीजिए शिकायत, इस बात का तो जवाब दें कि हर एक जीतने वाले उस लोकसभा के प्रत्याशी को 6 विधानसभा की मिलकर एक लोकसभा होती है। तो या तो संजय पाटिल हो, या तो अरविंद सावंत हो, या तो वर्षा गायकवाड़ हो, या तो फिर अनिल हमारा क्या देसाई जी। वो हो। ये 4 और 5 असेंबली में बुरा प्रदर्शन होता है, ये पीछे रहते हैं लगभग, और एक ही असेंबली जो पर्टिकुलर धर्म के वोटर वहां ज्यादा है। आप मुसलमानों का नाम नहीं लेते हैं? नहीं, वो भी हमारे भाई है। नहीं, आपने कहा ना पर्टिकुलर धर्म। हाँ, पर्टिकुलर धर्म, वो हमारे मित्र है, इसके लिए अलग से क्यों कहूँ मैं इनको। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हाँ। तो तो उसमें तो पर्टिकुलर धर्म भी शामिल है ना? नहीं, तो सब हमारे हैं, वो भी हमारे हैं, लेकिन वहां के वोटर्स को असुरक्षित करना, ये वोट जिहाद है। तो आपने उनको सुरक्षित महसूस कराने के लिए क्या किया? हमारा तो संवाद में हम कम बड़े मान ही रहे ना। हमने कब कहा कि भाई हम उस संवाद में बढ़ चढ़कर हमने किया, हम कम बड़े ही। वर्षा गायकवाड़ का कहना है कि महाराष्ट्र के सीईओ ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बोला था, वोट जिहाद जैसे शब्दों पर आचार संहिता लागू होने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। शायद उनको पता नहीं है, शिक्षा मंत्री थी, थोड़ी जानकारी लेकर बोलती तो अच्छा था। वो उसके ऊपर सोचेंगे कहा है उन्होंने, रोक लगा दिया क्या? बताइए कहाँ लगा दिया रोक वोट जिहाद इस शब्द पर? ऐसा कोई फतवा निकला नहीं है। तो शायद उनकी जानकारी कम होगी। आजकल मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आई है तो मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। और आप दोनों ही लोग शिक्षा मंत्री रहे हैं तो रेफरेंस पॉइंट भी काफी कॉमन होंगे। मेरी अच्छी बहन है, वो दोस्त है। बहन से भाई पर आते हैं। क्या काबिलियत देखी गई विनोद शेलार में, जो कॉर्पोरेटर का चुनाव हार गए थे और विधानसभा का चुनाव लड़ पाया जा रहा है? आधी जानकारी है, कभी कभी
गड़बड़ उसके करते पहले रहे भी हैं, मुझे पता है, तो खत्म बात। पूरी जानकारी है सर। वो जिलाध्यक्ष था, वो स्वयंसेवक है, वो मुंबई का सचिव था, उस मंडल का वो अध्यक्ष था। और मुंबई भाजपा के और- अध्यक्ष के भाई भी हैं। नहीं वो तो है ना, तो क्या करे, इसका मतलब वो एमएम में जाए। हम दोनों अगर स्वयंसेवक है तो मैं स्वयंसेवक और वो भी स्वयंसेवक है, एक परिवार से एक टिकट के फॉर्मूले का क्या हुआ? तो जिसकी पारिवारिक सीट होगी उसके लिए लागू है। मैं रहता हूँ बांद्रा में, वो रहता है मलाड में। उसकी जिंदगी की मलाड में काम करते समय, मेरी जिंदगी की बांद्रा में। जी। हमारे पिताजी की कोई सीट नहीं है, तो उसको परिवारवाद जोड़ सकते हो। उसने मेहनत करके वहाँ काम किया, लोगों ने उसका चयन किया। मैंने मेहनत करके मैं काम किया। अभी मेरे ही सीट पर मेरा बेटा आना चाहे तो ये आप सवाल पूछ सकते हैं, या उसके सीट पर उसका बेटा आना चाहे तो यह सवाल पूछ सकते हो। जैसे वर्षा ताई के सीट पर उसकी बहन आना चाह रही है, ये परिवारवाद है। दूसरी सीट पर जाके लड़े तो नहीं है। वो उसने मेहनत की हुई सीट है भैया, वो भाई है तो गुनाह है क्या? 2019 में भी तैयारी हाँ, थी, वो बांद्रा लेकिन में आके लड़ता जी, तो आप मुझे सवाल जरूर पूछ सकते थे। उनकी 2019 में भी तैयारी थी क्या, जब रमेश सिंह ठाकुर को टिकट दे दिया गया था? बिल्कुल तैयारी थी, पार्टी ने नहीं दिया, उसने वफादारी से आगे भी काम किया। उसके पहले वो एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन रह चुका है, प्रभाग समिति में रह चुका है। वो लगातार 35 साल काम करता आ रहा है, जी। तो इसके लिए ये उसके ऊपर अन्याय होगा। अंतिम प्रश्न सर, मराठा आरक्षण से जुड़ा है ये प्रश्न। मराठा आरक्षण को लेकर अभी हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, मराठा आरक्षण के विषय को लेकर बहुत स्पष्टता से कहना तो इस सरकार ने आरक्षण दिया है जो अभी तक इन फोर्स है, जो अभी तक लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। बहरहाल आंदोलन करने वाले जो मांग रहे हैं वो अलग विषय है। फिर आप मनोज जरांगे पाटिल को संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? संतुष्ट होना चाहे तो करेंगे। उनकी संतुष्टि का मापदंड क्या है जी। वो तो कभी जनता को बताया है। जिसने मराठा आरक्षण दिया नहीं उस शरद पवार से वो संतुष्ट है। जिसने कहा कि मराठाओं को आरक्षण देना ही नहीं चाहिए, ऐसे कांग्रेस के एक नहीं दो मुख्यमंत्री भी ने कहा, तब उनसे वो संतुष्ट है। वो देवेंद्र जी ने मराठाओं को आरक्षण कानूनन दिया, जो सुप्रीम कोर्ट तक टिका और लोगों को फायदा हुआ, उससे वो असंतुष्ट है। तो उसकी संतुष्टि की व्याख्या क्या है, मनोज जरांगे एक बार स्पष्ट करें। ये सगे सोयरे वाला मामला स्पष्ट हो गया है, दूसरे और तीसरे बदलाव जो सगे सोयरे का था वो मिल भी गया। जी। तो सगे सोयरे में मिल गया, 10% में मिल गया, कोर्ट में टिका है, सरकार ने दिया है। अनलाइक द गायकवाड़ कमीशन रिपोर्ट एंड द प्रीवियस। और ईडब्ल्यूएस में भी है ही है, पर उनको संतुष्ट होना ही नहीं है। तो आपकी तरफ से जो बीजेपी कर सकती थी उसने पूरा कर दिया है, अब इसमें और कुछ नहीं हो सकता। नहीं, अभी और भी अगर करना है तो समाज के लिए करना है हमको। समाज के लिए करना है, समाज के लिए कर भी रहे और भी करेंगे, बट ओबीसी को या उनके आरक्षण को खत्म करके नहीं। जी, क्योंकि छगन भुजबल समेत कई और नेता आपके OBC गठबंधन समाज की इस बात पे आरक्षण में एतराज जता रहे हैं। सेंध लगाकर नहीं। समाज में झगड़ा लगाने की बात यही है। ये जातिगत जनगणना जी का कांग्रेस का आग्रह ये अभी ओबीसी SC ST समाज के समाज में झगड़ा लगाने का कारण है, और वही उनका हेतु है, ये मैं कह सकता हूं। चलिए, आपने चुनाव की आपाधापी के बीच इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। समर्थक कह रहे थे कि पूछिएगा हमारे नेता से, इस बार अगर सरकार में आते हैं तो मंत्रालय कोई ढंग का मिलेगा या फिर से शिक्षा जैसा ही कोई मंत्रालय दे दिया जाएगा? अपने लिए वो क्रीड़ांगन सही है, बैट और बॉल वाला, मंत्रालय में कुछ नहीं है। तो बीसीसीआई में ज़्यादा दिलचस्पी है? नहीं, मैं ऐसे ही जनरल कहा कि भाई मैदानी आदमी हूँ, मैं मैदान में रहूंगा, मंत्रालय में नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जमघट में आप सुन रहे थे मुंबई भाजपा के अध्यक्ष, बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष और बांद्रा पश्चिम से विधायक और प्रत्याशी आशीष सेलार को ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सवाल पूछने का सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि लोकतंत्र में हम लोगों के लिए यही कर्तव्य निर्धारित हुआ है। आपका कर्तव्य है कि आप बढ़ चढ़कर मतदान करें और जो भी प्रत्याशी, जो भी दल आपको दुरुस्त लगे उनसे खूब सवाल जवाब करें और फिर तय करें किसको मिलेगा आपका आदेश, यानी कि जनादेश।